नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अनीता देसाई के बारे में। ठीक है, तो अनीता देसाई जो है, इनका नाम जो है वो क्या है? अनीता देसाई का नाम जो है, पूरा नाम है अनीता मजूमदार देसाई। ठीक है, अनीता मजूमदार देसाई। ठीक है, अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 24 जून 1979 यानी 37 में हुआ था, मसूरी उत्तराखंड में। और ये वैसे नेशनलिटी से भारतीय हैं। बाद में इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप है वो ले ली थी एज वेल, जैसे माना जाता है इसे। और इनको जो कहा जाता है, ये भारत की वर्जीनिया वुल्फ है। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट में ये मानी जाती है। तो काफी ये जो तवज्जो दी गई है वो काफी बड़ी बात है। ठीक है ना, मॉडर्निस्ट पोइट मॉडर्निज्म के अंतर्गत आती है। मॉडर्निज्म जैसे से आप 1900 से मान लो या 1904 से मान लो, 1940 से लेके 50 तक कई लोग मानते हैं इसे। ठीक है ना, तो लगभग ऐसे माना जाता है। तो ये भारत की वर्जीनिया वुल्फ है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत अच्छा लिखती है। नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं और चिल्ड्रन राइटर हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बैकग्राउंड में देखिए, इनके पिता का नाम जो है वो डीएन मजूमदार, जो बंगाली बिजनेसमैन थे, और माता जो है वो जर्मन की थी, टोनी नाइम। तो इनके पिता जो थे वो बंगाली बंगाली मतलब इंडियन थे, और माता जो थी वो जर्मनी की थी। ठीक है, अब देखिएगा, इनका जो पालन पोषण हुआ है वो जर्मन हुआ है, घर पे जर्मन थी, हिंदी विद नेबर्स, पड़ोसियों के साथ हिंदी बोलती थी, और अंग्रेजी बोलती थी स्कूल में। इनका जो शादी हुआ है वो अश्विन देसाई, जो एक बिजनेसमैन था, उनके साथ हुआ है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अश्विन देसाई के साथ इनका शादी हुआ है। और इनकी बेटी जो है वो किरण देसाई, देखिएगा अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत ही शानदार लिखती है। और वो जो बुकर प्राइज विनर है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यानी किरण देसाई जो है वो नहीं जीत पाई, लेकिन बेटी ने ये कर दिखाया। ठीक है, और इनका जो एजुकेशन हुआ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू में। ठीक है, और डीयू में जो गई हैं तो वो ये मान के चलिए आप मिरांडा हाउस से होगा, लड़कियों के लिए मिरांडा हाउस बड़ा ही शानदार है। ठीक है, तो बीए किया इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से 1957 को मिरांडा हाउस से। तो अपने सिलेबस में दो जो लेडीज हैं, दो महिलाएं हैं, जैसे एक तो हो गई ये, एक मंजू कपूर, वो वहां पे प्रोफेसर थी, तो ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब देखिएगा करियर हाइट्स। करियर हाइट्स में ये क्या है, कई सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ाया है, जिसमें हम देखें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी में। और इन्होंने क्या है, जैसे भारत को और यूएस को अपने समय के अनुसार अलग अलग तरीके से वैसे बांटा भी है। इनका जो थीम है वो साइकोलॉजिकल जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में, फीमेल इनर लाइफ और कन्फ्लिक्ट के बारे में, आइसोलेशन डिस्प्लेसमेंट और कल्चरल हेरिडिटी के बारे में, हाइब्रिडिटी के बारे में, और भारतीय जो मध्य वर्ग है उसके बारे में ये बात बतलाती है, जो मॉडर्निटी के साथ ऐसे देखें। नोटेबल वर्क हम देखेंगे, इनका अडोप्टेशन जो इन कस्टडी जो है ना, उनका 1984 में एक फिल्म बना, यानी उस पर एक फिल्म बना है, यानी इस्माइल मर्चेंट ने बनाया है 1993 में। ठीक है, इन्होंने जो लिखा था 1984 को, और उस पर जो फिल्म बना है, फिल्म बना है वो 1993 को बना है। इस्माइल मर्चेंट जो है वो उसके डायरेक्टर है। ठीक है, अब देखिएगा, इनको जो ऑनर मिले हैं उस ऑनर में बात करें, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 को फायर ऑन द माउंटेन के लिए, बुकर अवार्ड के लिए ये 3 बार नॉमिनेट हुई है, लेकिन इनको नहीं मिला है। ठीक है ना, हाँ हाँ, ठीक है, देखिए द लाइट ऑफ द डे फिक्शन के लिए 1984 में ये, ठीक है ना, 3 बार, जैसे बुकर प्राइज नॉमिनी है। नॉमिनी का मतलब होता है नॉमिनेट किया गया है, मिला नहीं है। ठीक है ना, गार्जियन फिक्शन प्राइज जो 1983 में ये मिला है। द विलेज बाय द सी चिल्ड्रन नोवेल लिखा है, और बहुत ही ब्रिटिश जो लिटरेरी अवार्ड है वो फिक्शन के लिए ये है, यानी ये जो है वो इसके लिए कहा गया है। फिर है बेंसन मेडल फॉर फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 2003 में, यानी 2003 में।
अवार्डेड फॉर लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट इन लिटरेचर, बिल्कुल ये क्वालिटी थी इनमें। और वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर बाय यूकेज रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, ये मिला है इनको, ठीक है, 2003 में। पद्म भूषण 2014 में मिला है, जो भारत का तीसरा जो नागरिक अवार्ड जो है मिलता है वो, ठीक है। एकेडमिक पोजीशन के तौर पे अगर आप बात करें तो एकेडमिक तौर पर ये क्या थी, जैसे प्रोफेसर ऑफ राइटिंग एट MIT कैम्ब्रिज MA USA में, राइटर इन रेजिडेंस एट सेवरल यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड, कई सारे में ऐसे रही है। इनके लिखने का जो तरीका है वो क्या है, एक मिश्रण है ईस्टर्न और वेस्टर्न सेंसिबिलिटी का। राइटर जो है वो काफ़ी साइकोलॉजिकल इंसाइट रखते हैं, तो उसका इन्होंने क्या है अपने जो कार्यों में अपनी जो आइडेंटिटी, मेमोरी और लॉस है उनके बारे में बताया है। ये भारतीय जो जैसे भारतीय अंग्रेजी में लिखने वाली जो कल्पनागत जो बात है उनमें काफ़ी अच्छा नाम है इनका, यानी अग्रणी रही है। और कई सारी जनरेशन जो है वो भारतीय जो यंग जनरेशन जो है उनको काफ़ी इन्होंने प्रभावित किया, ठीक है, यानी इनकी जो पुत्री हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रभावित किया। अब देखिए अनीता देसाई जो क्राई द पीकॉक, साइकोलॉजिकल फिक्शन है। इस नॉवेल्स में ये क्या बतलाती है, एक माया होती है जो एक जवान महिला है, उसको क्या है चाइल्डहुड प्रोफेसी, यानी उसने बचपन में ही कहीं पर उसकी भविष्यवाणी सुन ली उसने अपने बारे में, तो उसके बारे में वो बात करती है। और उसका जो पति है गौतम, उसके साथ उसका जैसे एकदम पागलपन तरीके से ये बात है चलती है। तो ये फर्स्ट ग्रेड में अपने सिलेबस में तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मेंटल इलनेस, फैट एंड फ्री विल, आइसोलेशन और मैरिटल डिस्कॉर्ड, यानी शादी तो किया लेकिन उनके साथ इतना अच्छा से उनका संबंध जो है वो अच्छे से है नहीं, ठीक है, ये बात जो है वो अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो कवित्री है उसका नाम अगर अपने देखें, कवित्री जो है उनका अगर नाम देखेंगे अपने, तो उनका नाम जो अपने सामने आता है वो आता है माया। माया जो है वो इसमें मेन प्रोटागोनिस्ट है। माया जो है वो मेन प्रोटागोनिस्ट है। गौतम जो है वो माया का रैशनल एंड डिटैचमेंट हस्बैंड है, बहुत ही समझदार है बेचारा, ठीक है। इसके बाद है फायर ऑन द माउंटेन, ये एक लिटरेरी फिक्शन है, ठीक है, लिटरेरी फिक्शन है जो कसौली में व्यवस्थित किया गया है। इसमें नंदा कौल जो बात बतलाती है आपको, और काफ़ी एक ग्रैंड जो डॉटर होती है राका, वो काफ़ी क्या डिसरप्टेड हो जाती है, उसके बारे में ये बतलाया गया है। तो थीम अपने देखें आइसोलेशन के बारे में, जनरेशनल कन्फ्लिक्ट के बारे में, और ट्रॉमा जो आपदाएं आती हैं उसके बारे में, ठीक है। इसमें क्या होती है कि विडो जो है वो एक शांति प्रदान, यानी जैसे नंदा कौल जो है वो ये चाहती है कि जैसे मेरे को शांति मिले अकेलेपन में। राका जो है वो नंदाज ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, यानी उसकी पोत्री है, ग्रेट यानी पड़पोत्री है। इंट्रोस्पेक्टिव एंड ऑब्जर्वेंट है वो, ठीक है। लाइट यानी क्लियर लाइट ऑफ द डे, तो इसका जेनर जो है वो लिटरेरी फिक्शन है, ठीक है। नोवेल जो है वो हमारे जो दास फैमिली के बारे में पोस्ट पार्टीशन, यानी जैसे भारत पाकिस्तान से अलग हुआ उसके बारे में जो बतलाता है कि कैसे संबंध रहे थे बिम, तारा, राजा और बामा, यानी ओल्ड दिल्ली के बारे में है, जो आपको भूल चूक के बारे में और जैसे समय व्यतीत होता है उसके बारे में बात करता है। जो फैमिली डायनेमिक्स, यानी जैसे फैमिली डायनेमिक्स यानी किस प्रकार से उनके आगे की जो परंपराएं वो चलती हैं। मेमोरी, फॉरगिवनेस और इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री का बारे में बतलाते हैं। जैसे बिमला को बिम बोला जाता है, अनमेरिड सिस्टर है जो परिवार में अभी भी घर में रह रही है। तारा जो है वो बिम की छोटी बहन है, शादी होगी, विदेश में रह रही है। राजा जो है वो उसका भाई है और काफी क्या है जैसे एक्सटेड फ्रॉम बिम, यानी काफी ऐसे अलग हो जाता है। और उसके ओकेस्टिक ब्रदर है केयर्ड फॉर बिम, यानी ये जो बाबा है वो उस बिमला का ध्यान रखता है। तो देखिएगा मैं अब आगे वाली जो बात है उसमें सिर्फ मैं कैरेक्टर के नाम बोलूंगा, आगे वाली बात आप खुद पढ़ोगे। यानी कस्टडी जो है वो लिटरेरी फिक्शन है। इसमें क्या है, दीवान शर्मा होता है जो हिंदी लेक्चरर है और उसकी इच्छा होती है कि वो जैसे उर्दू की कविताएं पढ़े, लेकिन उर्दू के बारे में उसको एक पोइट मिलता है नूर, उस वो एक्सप्लोर करता है दीवान का जो अलग अलग प्रकार के जो भ्रम होते हैं उसको, ठीक है ना। तो ऐसे कल्चरल हेरिटेज के बारे में है। तो कल्चरल जो डीके है, डिसइल्यूशनमेंट है और क्लैश बिटवीन आइडियलिटी और रियलिटी के बारे में बात करता है। इसमें दीवान शर्मा तो ये आप देख लोगे हिंदी लेक्चरर वगैरह जैसे है, और नूर जो है उसके बारे में उर्दू पोइट है, मुराद के बारे में है जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है ना। इसमें क्या है जैसे ये मूवी बनी हुई है कस्टडी जो है ना 1993 में इस्माइल मर्चेंट और शशि कपूर और ओमपुरी के द्वारा। फास्टिंग फीस्टिंग है, लिटरेरी फिक्शन है। इसमें क्या है जैसे कॉन्ट्रास्ट किया गया है, ठीक है ना।
जैसे उमा जो एक महिला है, वो भारतीय जो इंडियन फैमिली जो की जो आशाएं होती हैं उसमें जो ट्रेडिशनल यानी जो परंपरागत है उसका यानी उसके बारे में बताया गया। और उसकी एक बहन है अरुण, यानी उसका एक भाई है अरुण, जो क्या करता है जैसे कल्चरल तौर पर अलग हो जाता है और यूनाइटेड स्टेट पे चला जाता है। तो जनरेशन रोल और कल्चरल कॉन्ट्रास्ट के बारे में आपको बताता है। उमा जो है वो एक लड़की है, अरुण और मम्मा पापा जो हैं वो ऐसे बतलाया गया है। ठीक है, फिर है जिग जैग वे, हिस्टोरिकल फिक्शन है। इसमें ये आप देखोगे जैसे मैक्सिको वगैरह के भी जैसे ऐसे मिलता है। डोना वीरा जो है वो एक ओपेरा सिंगर है, उसे मिलते हैं। कल्चरल आइडेंटिटी हिस्ट्री के बारे में बात है। एरिक और डोना वीरा जो है उसके बारे में बात है। फिर है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इसमें शॉर्ट स्टोरीज के बारे में बात मिलती है। ठीक है, देखिएगा मैं ज़्यादातर इनमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि थीम वगैरह जो है उसके बारे में बात होगी और स्टोरी का थीम क्या होता है। रिलेशनशिप और सब्टिलिटी जो इंडियन सोसाइटी है उसके बारे में बात है। थीम है ह्यूमन इमोशन और सोशल नॉर्म्स और पर्सनल कन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, फिर है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस, 2011 में नॉवेल्स है ये। तो ये कलेक्शन है, इसमें तीन जो नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन है। 3 नॉवल कौन से हैं? एक ये हो गया जैसे द म्यूजियम ऑफ फाइनल जर्नीज, ट्रांसलेटेड और आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, ये क्या बतलाते हैं? लॉस, कल्चरल इरोशन और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कनेक्शन के बारे में बतलाते हैं। और थीम है कल्चर प्रिजुनेस, आइडेंटिटी और सॉलिट्यूड के बारे में। फिर है डायमंड डस्ट एंड स्टोरीज, 2000 में आया है ये शॉर्ट स्टोरीज है। इसमें क्या है, जो व्यक्तिगत तौर पर जैसे हमारे सामने जो व्यक्तिगत तौर पर जो हमारी समस्याएं होती है और पारिवारिक जो हमारे दुविधा होती है और सामाजिक जो आशा होती है उसके बारे में बतलाया गया। फैमिली डायनेमिक्स और पर्सनल आइडेंटिटी, सोसाइटल प्रेशर के बारे में। ठीक है, जर्नी ऑफ इथाका 1995 में लिखा इन्होंने। इसका भी ये लिटरेरी फिक्शन है जिसमें एक मैटो और सोफी जो है यूरोपियन कपल होते हैं और वो भारत की यात्रा करते हैं। अब वो क्या करते हैं, आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही शानदार उनको एक महिला मिलती है जो प्रभावित होते हैं द मदर से। तो स्पिरिचुअल क्वेस्ट और कल्चरल एक्सप्लोरेशन और सेल्फ डिस्कवरी है। और भारत की जो एक वास्तविक जो सच है उसकी बात करता है। मैटो जो है वो एक यथार्थवादी पत्नी होती है और मोटर जैसे क्रिस्मेटिक लीडर ऑफ द आश्रम होता है। द ब्रह्म गार्टर बॉम्बे, ये लिरिकल फिक्शन है, यानी काव्य के तरीके से इसको क्या है, एक फिक्शन बतलाया गया है। यूगो ब्रह्म गार्टनर एक जर्मन जो होता है, जू होता है, जो जैसे फ्लैड नाजी जर्मनी, जो नाजी जर्मनी से भाग जाता है और अकेला रहता है बॉम्बे में और अपने पास्ट के बारे में याद करता है और कल्चरल डिसोलेंस के बारे में अनुभव करता है। एग्जाइल, आइडेंटिटी और मेमोरी के बारे में जो काफ़ी यथार्थवादी है और जैसे 2 कल्चर में जुड़ जाता है। गेम्स ऑफ ट्विलाइट जो एक छोटी सी कहानी है, उसमें क्या है जैसे इनोसेंस और कॉम्प्लेक्सिटी जो बचपन के दौरान होती है उसके बारे में बात बतलाई गई है। बचपन और सामान्य सी बात है। ठीक है, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971 में लिखा गया, लिटरेरी फिक्शन है। जो भारतीय जो लोग हैं वो चले जाते हैं इंग्लैंड में, उनके बारे में बात बतलाया गया है। थीम इसका एमिग्रेशन का और कल्चरल आइडेंटिटी का। एक भारतीय जो समाज है वो कैसे, जैसे एक स्टूडेंट जो है यानी देव, इसमें जो करेक्टर है वो देव जो है वो एक भारतीय स्टूडेंट है इंग्लैंड में। और एडिट है, जैसे एडिट जो है वो देव का मित्र है जो एक इंग्लिश वुमन से शादी कर लेता है। वॉइसेज ऑफ द सिटी लिटरेरी फिक्शन है जिसमें जो कलकत्ता में ऐसे माना जाता है। और इसमें क्या है, मनीषा, निरोध एंड अमला जो है वो एक पिवोटल रोल में प्ले करते हैं। तो देखिए इसमें अर्बन लाइफ के बारे में, एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट और फैमिलियल बैंड्स के बारे में है और लवलेस मैरिज के बारे में बतलाता है। अमला जो है वो स्वतंत्रता की खोज करता है। और वेयर शैल वी गो दिस समर 1975 में इन्होंने लिखा, जो लिटरेरी फिक्शन और नॉवेल्स है। इसमें क्या है, जैसे इंट्रोस्पेक्टिव एक महिला है जो अलगाव की बात करती है और बॉम्बे में जैसे क्या होती है कि रमन से जैसे मिलती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका 5वां बच्चा होता है। तो फिर वो वहां से भागने की ऐसे बात करती है। तो जैसा हम ऐसे देखते हैं तो जैसे वो इच्छा करती है कि जैसे जैसे अपने क्या है, जैसे फादर्स साइडलिज्म के बारे में, ऐसे क्रूलिटी के बारे में बात ऐसे करती रहती है। तो इसमें क्या है, फीमेल आइडेंटिटी, एजेंसी, मैरिटल एलियनेशन, एस्केप एंड हीलिंग, अर्बन और रूरल। तो सीता जो है वो मुख्य कहानी प्ले करती है और उसमें जो जैसे रमन है, मोसेज है, सिंबोलिज्म क्या है इसमें कि जैसे एक अपनी यादों के बारे में और यूटोपियन स्केप के बारे में। अर्बन चाइल्ड जो सिंबोलिज्म करता है डेड के बारे में। लिटरेरी स्टाइल 3rd पर्सन में लिखा हुआ है और सीता से ऐसे संबंधित है। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी बात होगी इसके बारे में, तो देखिएगा इनके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।